हालांकि सवाल सावरकर पे था, गांधी नेहरू पे बात हुई और कहा गया कि सावरकर की जेल में और नेहरू की जेल में फर्क था। सावरकर के चुनाव में और नेहरू के चुनाव में भी फर्क था। सावरकर ने हिंसा चुनी थी, नेहरू ने अहिंसा चुनी थी। अब जेल के अंदर क्या हुआ, जेल से बाहर निकलने के बाद उनका कैसे बदल गया, ये सोचने वाली बात है। और उसके बीच में वो 6 माफीनामे हमेशा रहेंगे। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का एक माफीनामा नहीं था। कोई मुझे यहाँ जितने लोग, मैं देखिए, मैं कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूँ, कोई दिखा दे एक बार। मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब तो नेहरू ने कोई माफीनामा, नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। हेलो दोस्तों, अशोक कुमार पांडे जी ने कैसा धोया इन सबको, कमाल कर दिया है। आरएसएस के लोग और ये गोदी मीडिया जो है, दोनों मिलके जो है उनको समझा रहे थे कि नहीं, सावरकर जो है क्रांतिकारी थे, लेकिन उन्होंने अच्छे से समझा दिया। बहुत मस्त डिबेट है, पूरा देखिएगा। पिक्चर चालू करो बे। गांधी नेहरू सावरकर ये एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के धुर विरोधी, जैसा कि एक माहौल वर्तमान में क्रिएट किया जा रहा है? आप अपने विचार किस तरह से इन तीनों के बारे में रखेंगे? बताता हूँ। भारत की जो पूरी आजादी चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसकी 2 धाराएं थी। एक धारा थी जिसका प्रतिनिधित्व गांधी और नेहरू करते हैं, और वो धारा जो थी वो सबको साथ लेकर चलने वाली धारा थी, सर्वधर्म समभाव की धारा थी, अहिंसा की धारा थी, ये सारा कुछ। दरअसल सावरकर दूसरी धारा के भी प्रतिनिधि नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि काला पानी से निकलने के बाद आजादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं है। 1937 में जब वो आजाद होते हैं तो वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, और 37 से लेकर 47 तक आजादी की लड़ाई में उनका कोई हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसी समय एक दूसरा आइडिया ऑफ इंडिया वो डेवलप कर रहे थे, जो हिंदुत्व के माध्यम से हमारे सामने आता है। और वो जो हिंदुत्व का पूरा कंसेप्ट था वो नस्ली राष्ट्रवाद का था, नस्ल पे आधारित जो राष्ट्रवाद होता है उस नस्ली राष्ट्रवाद का था। और ये आप कहीं ना कहीं कह सकती हैं कि जर्मनी में जिस तरह का राष्ट्रवाद था, या इजराइल में जिस तरह का राष्ट्रवाद है, एक नस्ल एक राष्ट्र का मामला वहां से निकलता था। तो इनको साफ तो हम कहीं से नहीं कह सकते हैं, धुर विरोधी जरूर कह सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब सावरकर की कोई भूमिका देश की आजादी में आप नहीं मानते हैं? देश की आजादी में हर उस आदमी की भूमिका है जो 1 घंटे के लिए भी जेल गया, जो 1 घंटे के लिए भी किसी मूवमेंट में गया। सावरकर 10 साल जेल में रहे, तो ये कहना कि सावरकर की कोई भूमिका नहीं है, ये कृतज्ञता होगी। मैं इस भाषा में बात नहीं करता हूं। वो जेल गए, उन्होंने एक जमाने में लड़ाई लड़ी। सबसे बड़ी भूमिका तो मैं ये मानता हूं कि 1857 पर पहली हिंदी में शानदार किताब आई, मराठी में लिखी थी लेकिन वो हिंदी में अनुवाद हुई, और इंग्लैंड में रहने का पूरा फायदा उठाया उन्होंने। 1857 के जब 50 साल पूरे होते हैं तो वहां पर कार्यक्रम किया जिसमें 25-26 लोग गए। अगर 2-2.5 लोग जाते तो भी मैं उसको बहुत महत्व देता, क्योंकि लंदन में बैठ के 1857 के समर्थन में करना एकदम से बड़ी बात थी। लेकिन उस नहीं प्लीज सर, सामने मैं बैठी हूँ यहाँ पर, आप अपनी बात करें। नीचे से नहीं सर, डिस्टर्ब होगा बार बार। आप अपनी बात करें। मैं बोल लूं? आप बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। आप जो कह रहे थे कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल बात करो। मैंने जो कोट किया है वो ब्रिटिश गुप्तचर जो रिपोर्ट है, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी उस कार्यक्रम पे, उसमें 26 लोग लिखा हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर 2.6 लोग भी गए होते तो भी मैं सलाम करता इस हिम्मत को कि आप इंग्लैंड में बैठकर ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। लेकिन 2 सावरकर हैं, एक जेल में जाने से पहले और एक माफिया मांगकर जेल से रिहा होने के बाद। जो पहले सावरकर हैं वो मेरे लिए भी सम्माननीय है, वो हर भारतीय के लिए सम्माननीय है। लेकिन दुर्भाग्य से जो दूसरे सावरकर हैं जो जेल से बाहर निकल के आते हैं, उनकी आजादी में तो भूमिका छोड़ दीजिए, और उनकी देश के धार्मिक ध्रुवीकरण में वैसी ही भूमिका है जैसी मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। संगीत रागी जी, आप लोग सावरकर को जिस रूप में लेकर चलते हैं, और वर्तमान में भी उसके नाम पर वोट की पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। अशोक जी कह रहे हैं कि वो सावरकर जो जेल गए और माफी मांग कर जो बाहर आए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहा। देखिए, गांधी का और नेहरू का विश्लेषण जो है इस देश में अतिरंजना का शिकार है, और सावरकर का विश्लेषण जो है वो घृणा और हिंसा का शिकार हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं वैचारिक हिंसा, जिसमें वैचारिक दरिद्रता भी दिखती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। नेहरू का जेल, गांधी का जेल और सावरकर के जेल, दोनों में बड़ा अंतर है। नेहरू के जेल में जलपान भी मिलता था, चाय की चुस्की भी थी, अखबार के पन्ने भी थे, और कलम और कागज जो भी था वो पिता के पत्र पुत्री के नाम के लिए रोशनदान, सारी चीजें व्यवस्था भी थी। सावरकर जिसे दो आजीवन कारावास मिला था, 8x8 के कमरे, 6x6 के कमरे, जिसमें एक छोटी सी रोशनी है, यदि आप जाकर के देखा होगा तो अभी भी है, बिल्कुल। और जो आदमी मराठी साहित्य का बंकिम माना जाता है, जो समुद्र की लहरों से बात करके अपने नाखूनों से कविता लिखता हो,
उस सावरकर की तुलना, उसके जेल की तुलना, यदि नेहरू को, ऐसा मैं मानता हूं, यदि नेहरू को 1 महीना भी रख जाते तो पसीने छूट गए होते और नेहरू को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, ये और बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है अशोक जी, आप उनकी बातों पर टिप्पणी, फिर अरविंद जी आ रही है। हालांकि सवाल सावरकर पे था, गांधी नेहरू पे बात हुई और कहा गया कि सावरकर की जेल में और नेहरू की जेल में फर्क था। सावरकर के चुनाव में और नेहरू के चुनाव में भी फर्क था। सावरकर ने हिंसा चुनी थी, नेहरू ने अहिंसा चुनी थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात, सावरकर अकेले उस जेल में नहीं थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, सैकड़ों और लोग उस जेल में थे। जिस समय सावरकर उस जेल में थे, बहुत सारे लोग उस जेल में लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। इस देश में क्रांतिकारियों ने जब चुना हिंसा का रास्ता, तो फांसी का फंदा हंसते हंसते चुना। तुलना करने के लिए वो नहीं बैठे थे कि उनको कैसी जेल हुई और मुझे कैसी जेल हुई। माफी किसी ने 6 बार नहीं मांगी। रहा सवाल आजादी का कि विद मुस्लिम, विदाउट मुस्लिम, अरे भाई नो आजादी। 1941 की बात हो गई, 40 की बात हो गई, 42 की बात गोल कर दी गई। 42 में जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो सावरकर जी अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवा रहे थे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उस समय सावरकर जी जो है 2 डोमिनियन स्टेट पे राजी हो गए थे। एक डोमिनियन स्टेट मुस्लिम लीग के साथ था और एक मुस्लिम लीग के पास चला जाए और एक डोमिनियन स्टेट हमारे पास चला जाए। सरकार सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे। 1942 से लेकर 1946 तक अंग्रेजों के बाएं दाएं हाथ कौन थे? बाएं हाथ थे जिन्ना और दाएं हाथ थे सावरकर। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। तो यहां अंग्रेजों की लड़ाई, नहीं, चित्रा जी देखिए, अगर आप बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं लगातार बीच में डिस्टर्ब करना शुरू करूंगा और आपको समझ में आ गया होगा आवाज मेरी भी बहुत ऊंची है। चित्रा जी मैं इसका उत्तर जरूर, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है, मैंने शांति से आपको सुना है, सुनिए आप। मैंने आपसे नहीं बोला है, मैं इनसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं भी उन्हीं से बोल आप रहा हूं, अपना यही धैर्य मानिए। रखिए और अपना तेवर कम कीजिए। तेवर तो यही रहेगा, स्टूडियो वाला तेवर तेवर तो दंगल कम नहीं यहाँ होगा। पे तेवर मेरे ये तक कोई दिक्कत नहीं है, तेवर तो यही रहेगा। शाबाश। मैं मुझे तेवर मुझे स्टूडियो का दंगल यहाँ पर नहीं करेंगे, ये साहित्य का मंच है। हाँ, एक एक करके इनको अपनी बात समझा रखेंगे, दीजिए कि एक अपना एक तेवर करके। थोड़ा ढीला रखें। ठीक है, आराम से ठीक है, आराम से प्लीज। ठीक है, अपनी जब मैं बोल रहा हूँ एक साहब वहां से डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक साहब यहाँ से डिस्टर्ब, फिर कहा जा रहा है तेवर नीचे। मैं तो सामने देख के बोल रहा हूं। ये गलत बात मत तरीका बोलिए। ठीक नहीं है। ये तो प्लीज बिल्कुल गलत बात मत बोलिए। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, ओके। उनकी बात पूरी हो जाए, अरविंद जी को भी बोलने दीजिए सब प्लीज। ये कोई तरीका नहीं होता है, आप लोग दर्शक हैं, मंच पर मेहमान हैं, प्लीज सर आराम से। आप लोगों को इतना धैर्य दिखाना होगा कि अगर कोई विरोधी बातें भी कर रहा है तो आप उसको उसी तरह से ग्रहण करें जितना अपनी तारीफों को। इसी वजह से इस मंच को सजाया गया है, प्लीज। शुक्रिया। और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर गांधी हमेशा थे और गांधी ही नहीं। 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता लखनऊ में होता है, लखनऊ पैक्ट होता है, तो वो किसने किया था? तिलक ने किया था। तिलक का बयान उस समय पढ़िए क्या है। तिलक बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अभी तक लड़ाई तिकोनी है। एक कोने में मुसलमान है, एक कोने में हिंदू है और एक कोने में अंग्रेज है। अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो ये सीधी लड़ाई हो जाएगी और हम जीत सकते हैं। वो भी छोड़ दीजिए, 1857 पर जब आदरणीय विनायक दामोदर सावरकर जी किताब लिख रहे थे, तो किताब की जो अंतिम में जब जाते हैं, वो कंक्लूड करते हैं, तो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि शिवाजी महाराज के समय इस तरह की नफरत ठीक थी, लेकिन आज अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना है तो हिंदू और मुसलमान को एक होना पड़ेगा। और वो उन सारे मुस्लिम लीडर्स की तारीफ करते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन शिवाजी के उन वंशजों का मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो बहुत क्लियर उनका था उस जमाने में। अब जेल के अंदर क्या हुआ, जेल से बाहर निकलने के बाद उनका कैसे बदल गया, ये सोचने वाली बात है। और उसके बीच में वो 6 माफीनामे हमेशा रहेंगे। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक माफीनामा नहीं था। कोई मुझे यहाँ जितने लोग, मैं देखिए, मैं दीजिए। पढ़ के सुना देती बता हूँ। दीजिए। मैं जब रिसर्च निकाल रही थी हाँ। उस समय मेरे सामने है साल 1923 में नाभा रियासत नाभा में एक सेकंड रुकिए। बस अब पढ़ तो लेने दीजिए, पहले पढ़ लेने दीजिए। नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है और रिहा भी हो गए। 30 सेकंड मुझे आप देंगे, आप ही की भाषा में बोल रहा हूँ। बिल्कुल। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, नंबर 1। दूसरा, नाभा में ये पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। उधर वाले एक सहमत नहीं होते ना सर आपकी बात से। तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए, मुझे वो माफीनामा किसी अभी कहीं तो दिखा मेरे पास- दीजिए। फिर नहीं, तो मैं फिर- उधर वालों कह रहा हूँ, मैम कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूँ, कोई दिखा दे एक बार।
मैं कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब तो नेहरू ने कोई माफीनामा नहीं नेहरू ने जिंदगी में कभी कोई कहीं माफीनामा नहीं मांगा। जो लोग कहते हैं देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको गांधी का हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है सुभाष चंद्र ठीक है। बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहने से पहले देखिए, हिंद स्वराज जरूर पढ़ा होगा। सुन लीजिए, देखिए यही बदतमीजी है आराम से सर, ठीक है ठीक है ठीक है। जिनको बीच सर में जी, जिसको सर जी, बीच भाषाएं में मुझे भी इंटरफेयर आती हैं, करने की शुरुआत आपने की ठीक है थी। ठीक है आराम से ये सर, बीच अपनी में बात- बदतमीजी करने ठीक है, की आराम से। संस्कार जो है वो मुझे नहीं मालूम सर, है अगर कि ये नेहरू की तरफ से आया अगर है ये या कहां से बदतमीजी आया है तो है। इस बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी मेरे पिछली बात में बीच में बोल। ठीक है। गजब बेइज्जती है।